हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। जैसे अभी आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड की बाइलेयर्स होती हैं, आप देख सकते हैं। इसमें प्रोटीन्स हैं, ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, कुछ प्रोटीन चैनल्स भी हैं आपके, जैसे ये हैं आपके, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह से वर्क करती है। देखिए, हमारी जो पूरी बॉडी हम जानते हैं ये सेल से बनी हुई होती है, और हर एक सेल के बाहर एक थिन लेयर होती है, एक डेलिकेट लेयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, समझिए। हम लोग जब ब्रीथ करते हैं बेटा, ठीक है, जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो देखिए हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर क्या जा रही हैं, ऑक्सीजन जा रही है नेजल पासेस से होते हुए हमारी लंग्स में, देन हार्ट में, और हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में इसको पंप कर देती है। अब ये ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचती है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। लेकिन सेल के अंदर कहाँ से जाती है? सेल के अंदर पहुंचती है ये विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपकी जो ये लिपिड की जो ये बाइलेयर दिख रही है आपको, इसकी हेल्प से ये जो ऑक्सीजन है ये सेल के अंदर पहुंचती है। अब कौन से प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है? एक्चुअली ये जाती है किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूज़न की थ्रू की हेल्प से। यानी कि डिफ्यूज़न का मीनिंग होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम डिफ्यूज़न की डेफिनेशन देखें तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो देखिए आपके ये बाहर क्या है, जो गैसेस हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से किधर की ओर जाएगी ऑक्सीजन? सेल के अंदर जाएगी। यानी कि ये अब आप देख रहे हैं सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमने सेल ऑर्गेनेल्स की बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपका क्या है? साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक सब्सटेंस है। तो ये किसकी प्रोसेस की हेल्प से? हमने कहा आपकी डिफ्यूजन की प्रोसेस की हेल्प से जाती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाती है। यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेल के बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, और अब अंदर की ओर आ गई। जब ये ऑक्सीजन अंदर आ जाती है सेल के अंदर, तो आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पे आपकी क्या जनरेट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी, एनर्जी आपकी जनरेट होती है। एनर्जी को तो हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिर बाहर निकलना जरूरी है। फिर अगेन क्या होता है बेटा, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, आपकी सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। फिर डिफ्यूज़न की प्रोसेस की हेल्प से ही ये बाहर जाएगी। कि अगेन क्या होगा आपका? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। जब अंदर ज़्यादा हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर ये बाहर किसकी हेल्प से चली जाएगी? आपकी डिफ्यूज़न की हेल्प से। तो इस तरह से आप समझे होंगे कि ऑक्सीजन कैसे सेल के अंदर आ रही है। फिर जब ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जा रही है तो अंदर, अब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, और क्या बढ़ गया? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। फिर डिफ्यूज़न से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले गया। फिर ऑक्सीजन अंदर बचा नहीं, क्योंकि वो तो यूटिलाइज हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन में। फिर ऑक्सीजन अंदर आया, रेस्पिरेशन हुआ, अगेन ये आपका कार्बन रेस्पिरेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ, ये फिर एक्सेल हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़न की प्रोसेस की हेल्प से। आई थिंक इट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, हमारी जो बॉडी है उसमें जो सेल्स हैं वहाँ पे सिर्फ आपके क्या नहीं जाता है, सिर्फ आपका गैसेस ही नहीं, बल्कि कुछ लिक्विड सब्सटेंस, कुछ आयंस वगैरह भी लिक्विड्स के साथ अंदर जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली जो ऑस्मोसिस है ये किसकी हेल्प से होती है? विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही अंदर आने देती है, ठीक है। उससे हम क्या कहते हैं कि क्या हो जाती, क्या है आपका? वो ऑस्मोसिस आपका कहलाता है। अब ये जो ऑस्मोसिस हो, इसको हम कैसे समझेंगे बेटा? अलग अलग तरह से ऑस्मोसिस में जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग तरह से वर्क करती हैं, ठीक है। अब कैसे समझेंगे हम? जैसे 3 तरह के सॉल्यूशन अगर हम देखें, या हम कहें कि अगर कोई हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो आपने किशमिश देखा होगा, रेजिन्स, किशमिश आप लोग खाते होंगे, तो उसको मान लो ये क्या है? दैट इज़ अ सेल। अब जब हम उस किशमिश को रात में भिगाने के लिए रखते हैं,
ठीक है, पानी में हमने रखा तो सुबह क्या हो जाता है, वो स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है। ठीक, तो जब इस तरह से हो जाते हैं, यानी कि सेल के बाहर अगर क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अगर हम क्या कहें कि जो मीडियम है, सेल के जो मीडियम है, सेल मान लिया हमने किशमिश है और उसको हमने पानी में रखा और वो क्या हो गया, फूल गया, तो क्या हो जाएगा, वो जो पानी है वो अंदर पहुंच जाता है और सेल को क्या कर लेता है, स्वेलअप कर देता है। तो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है वो होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ऐसे ही हमारे सेल्स के अंदर भी होता है, जो आयंस वगैरह हैं वो सेल्स में जाते हैं, इस तरह से स्वेलअप्स हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा सोल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसकी अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो हम कह सकते हैं, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल, ठीक है, इज कॉल्ड द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और इसमें जो वाटर है वो बाहर से अंदर की ओर जाएगा और इससे हमारी जो सेल है वो टर्जिट हो जाती है। जैसे आप इस बीच वाली उसमें देख सकते हैं, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, सेल क्या हो गई है, स्वेलअप हो गई है। क्लियर। अब अगर ऐसा नहीं है, मान लो किशमिश है आपके पास और आपने इसको पानी में नहीं भिगाया, तो जो सेल है वो नॉर्मल ही रहेगी, कि यानी कि सेल के अंदर और बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, एक जैसा ही है। तो ऐसा जो सोल्यूशन होता है उसको हम कहेंगे कि नॉर्मल है। और इस तरह का जो सोल्यूशन है वो होता है बेटा आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन, इसे हम कहते हैं। ये हम अपनी सेल्स के उसमें देख सकते हैं, ये आपकी जो दिखाई दे रही है ऊपर, ये आरबीसी हैं। ठीक है, ऐसा इसमें होता है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेल्स वैसी की वैसी ही रहती हैं। तीसरी क्या कंडीशन हो सकती है कि अगर जो सेल है उसके बाहर जो वाटर का कंसंट्रेशन वो कम है और सेल के अंदर ज़्यादा हो। मान लो देखो अंगूर है, जैसे ग्रेप्स आप लोग खाते हैं तो उसमें देखेंगे आप पानी ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसको अगर हम किसी शुगर सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, जो उसके अंदर का जो वाटर है वो बाहर आ जाता है। ठीक, इसके अंदर का वाटर क्या आ जाता है, आपका बाहर आ जाता है और वो जो सेल है वो श्रिंक हो जाती है। ऐसी हमारी आरबीसी भी होती हैं, जो आयंस वगैरह हैं, अगर बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमारी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती हैं। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब हम लोग कपड़े वॉश करते हैं तो हमारे हाथ जो है कुछ टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। अगर आपने अपनी डेली लाइफ में उसको देखा होगा, ऐसा एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो हैंड्स होते हैं वो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होते हैं। जो आपका सोप का सॉल्यूशन हो गया या डिटर्जेंट का जो सॉल्यूशन होता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो हमारे जो ये सेल्स हैं, हाथों के जो सेल्स हैं, उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या अंदर के का जो वाटर है वो बाहर आ जाता है। इस वजह से हमारी जो सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। क्लियर। और ऐसा सोल्यूशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड दी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ऐसे ही हम किशमिश के एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर हमने जो अंगूर है उसको पानी में भी उसमें हमने शुगर सॉल्यूशन में डाला तो वो श्रिंक हो जाता है और बाहर का शुगर तो अंदर चले जाता है और अंदर का वाटर बाहर आ जाता है और इस वजह से वो श्रिंक हो जाता है। ऐसे ही प्लांट सेल्स में भी होता है बेटा। और प्लांट सेल भी अगर अपने वाटर को लॉस करती है तो हम कहते हैं उस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस, और ऐसे जो सेल्स हैं उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज। तो इस तरह से जो आयंस वगैरह हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, या जो सॉल्यूशंस वगैरह हैं, हम समझिए कि ऑस्मोसिस में आपके कितने तरह के सॉल्यूशंस आपके इसके अंदर हो सकते हैं। हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है और आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक यानी कि जब इक्वल है, सेल के अंदर और बाहर वाटर इक्वली है। और आपका हाइपोटोनिक का मीनिंग है कि बाहर, सेल के बाहर पानी ज़्यादा है, वो अंदर जाएगा तो वो स्वेलअप हो जाएगा। और हाइपरटोनिक का मीनिंग है कि आपका क्या है, जो सेल्स हैं सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर पानी कम है। ठीक है, तो ये तीन तरह के इफेक्ट्स होते हैं ऑस्मोसिस में, चाहे वो प्लांट सेल्स हों और एनिमल सेल्स हों। अब इसके बाद देखिए बेटा, जो सेल्स होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, जो सेल्स हैं या हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, उनमें दो प्रोसेस होती हैं। एक होती है एंडोसाइटोसिस की और एक होती है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का क्या मीनिंग होता है? एंडोसाइटोसिस का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अंदर लेना। जैसे आप लोगों ने अमीबा वगैरह के एग्जाम्पल्स में देखा है
कि जो अमीबा वगैरह है वो अपना फूड कैसा लेता है। अमीबा की जो बॉडी है वो इरेगुलर शेप की होती है, कोई शेप नहीं होता है उसकी बॉडी का, ठीक है। लेकिन वो अपनी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है, उसमें वो चेंज कर लेता है, जैसे इस तरह से, ठीक है। और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है इस तरह से अंदर जाते हैं और अंदर क्या बनाता है, एक फूड वैक्यूल बनाता है, ठीक है। और इस तरह से फूड को इनगल्फ करता है। 3 तरह की प्रोसेस इसमें होती हैं, आपके पास सिर्फ नाम जान लीजिए। एक है फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड में क्या होती है, एक्टिव एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, एटीपी की भी नीड यहाँ पे होती है। पिनोसाइटोसिस में फ्लूइड वगैरह जो हैं वो अंदर जाते हैं आपके, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर करते हैं। और ये जान लीजिए कि मटेरियल का अंदर लेना ही आपका क्या है, दैट इज कॉल्ड दी एंडोसाइटोसिस। मोस्टली यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे इस तरह से होता है। या हमारी जो WBCs हैं वो भी ऐसे ही काम करती हैं। जब हमारी बॉडी में वायरस वगैरह एंटर कर लेते हैं तो हमारी बॉडी की जब जो इम्यूनिटी वाली जो सेल्स होती हैं, WBCs हुए, वो इस तरह से क्या करती हैं, अपनी बॉडी का शेप चेंज करते हैं, वो भी इरेगुलर शेप की हैं और वायरस बैक्टीरियाज को इनगल्फ कर लेती हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपका। इसके बाद दूसरा जो है वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मीनिंग है कि सेल के अंदर जो वेस्ट है उसको रिलीज़ करना। सेल के अंदर जो वेस्ट होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से उसको बाहर रिलीज़ करना, ठीक है। तो ये भी आपका किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो वेस्ट है पहले वो आपका एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा होने लगता है, और जब ज़्यादा हो जाता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है सेल के अंदर, तो ये वैक्यूल बन के और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से इसको रिलीज़ कर देते हैं। ये मोस्टली कहाँ पे हेल्प में आता है बेटा, कहाँ पे ये काम करता है कि जैसे बॉडी वगैरह से कोई हार्मोन रिलीज़ होना है, ठीक है, या डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है हमारी बॉडी में उनका रिलीज़ होना है, बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो पार्ट्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं। 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात हमने की थी कि अलग अलग जो हार्मोन्स बनते हैं। अब देखिए वो हार्मोन्स उस पर्टिकुलर प्लेस से कैसे रिलीज़ होंगे, उस ऑर्गन से कैसे रिलीज़ होंगे, किसकी हेल्प से रिलीज़ होते हैं, वो एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से रिलीज़ होते हैं और तब जाके वो अपना फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपने इस वीडियो में देखा बेटा कि किस तरह से हमारी बॉडी में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे लिए हेल्पफुल है। जो सेल नहीं दिख रही है लेकिन उसका एक ही ऑर्गेनेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है और किस तरह से हमारी बॉडी को जो है सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अगली जो वीडियो है उसमें हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।